सवाल यह है कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं या फिर दुनिया की कोई ताकत इसे रोकने की इच्छा शक्ति दिखाएगी। फिलहाल ये तीनों तस्वीरें आने वाली भयानक तबाही की ओर इशारा कर रही हैं। सबसे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपके सामने रख देते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने तैनाती बढ़ा दी है। इजराइल में 6 और F-22 रैप्टर और इजराइल में F-22 रैप्टर का एक स्क्वाड्रन उतारा गया है। 12 अमेरिकी F-22 स्टेल्थ फाइटर जेट उतारे गए हैं। साथ ही 7 रिफ्यूलिंग टैंकर के साथ F-22 की तैनाती की गई है, जिससे इन विमानों में ईंधन की कोई कमी ना हो और हवा में ही इन विमानों को रिफ्यूल कर दिया जाए। अमेरिका बड़ी जंगी तैयारी कर रहा है। मैक्सिमम प्रेशर की नीति के तहत वो ईरान पर सैंक्शंस भी लगा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो हथियार भी इकट्ठा कर रहा है। इतने हथियार जो मिडिल ईस्ट को जलाने के लिए काफी हैं, जो ईरान की तबाही और बर्बादी के लिए काफी हैं। इसलिए यहां संदेह इस बात को लेकर बढ़ जाता है कि अमेरिका के इरादे क्या हैं। क्या अमेरिका एक झटके में पलक झपकते सब कुछ तबाह करने के लिए बर्बादी का सामान इकट्ठा कर रहा है? और अगर यह जंग मिडिल ईस्ट की दहलीज पर लड़ी गई तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सहयोगियों का क्या होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है। चौथे दौर की वार्ता के लिए अब जगह तय कर दी गई है। ईरान अमेरिका में होगी चौथे दौर की वार्ता। अगले हफ्ते वियना में दोनों देशों के बीच बैठक होगी। दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की भूमिका कर रहा है ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने जानकारी दी। 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। 3 दौर की बातचीत के बाद नतीजा सिफर है। कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं, लेकिन ये कूटनीतिक कोशिशें रंग नहीं ला रही हैं। 3 दौर की बातचीत अभी तक फेल साबित हुई है। ना ईरान पीछे हटने को तैयार है, ना अमेरिका डील में कोई ढील देने की मंशा में है। इसलिए अब चौथे दौर की बातचीत की तैयारी शुरू कर दी गई है और ये बातचीत बहुत ज्यादा दिनों के बाद नहीं, बल्कि अगले ही हफ्ते वियना में कराए जाने की तैयारी की जा रही है। दोनों देश वियना में बैठेंगे और बातचीत के जरिए मिडिल ईस्ट के मसले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ईरान अमेरिका तनाव को सुलझाने की कोशिश करेंगे और इस बीच मध्यस्थ की भूमिका ओमान निभा रहा है। ओमान के विदेश मंत्री ने इस बैठक के बारे में जानकारी दी है और पुष्टि की है कि चौथे दौर की बैठक वियना में होगी। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने इस बात की जानकारी दी है। यानी मिडिल ईस्ट में कुछ तो है जो बहुत खतरनाक हो रहा है। मिडिल ईस्ट में F-22 हुंकार भर रहे हैं, जो कि एक स्टेल्थ फाइटर जेट हैं अमेरिका के। अमेरिका की F-22 स्टेल्थ फाइटर जेट को तैनात कर दिया गया है। एयरफोर्स बेस पर से तैनात किया गया है। 12 F-22 ब्रिटेन के लेकन हीथ से साउथ इजराइल बेस पहुंच गए हैं। इजराइल के उबेदा एयर बेस पर अमेरिकी F-22 की तैनाती की गई है। नेगेव रेगिस्तान में इलात से करीब कुछ किलोमीटर उत्तर है इसका लोकेशन। ईरान के खिलाफ रियल ऑपरेशनल मिशन के लिए यह तैनाती की जा रही है, ये रिपोर्ट्स बता रहे हैं। इस तरह की खबरें छन छन के सामने आ रही हैं। यानी मिडिल ईस्ट के आसमान में मौत के सौदागर मंडरा रहे हैं। शांति की बात करने वाला जिनेवा अब सिर्फ एक पर्दा है, क्योंकि पर्दे के पीछे महायुद्ध का ब्लूप्रिंट है। अमेरिकी वायुसेना का सबसे घातक लड़ाकू विमान, जिसे अमेरिका अपने सगे दोस्तों को भी नहीं बेचता, वो अब इजराइल की सरजमी पर उतर चुके हैं। नाम है F-22 रैप्टर। इसके साथ ही 300 से ज्यादा विमान, समंदर का सिकंदर USS जेराल्ड R. फोर्ड भी पोजीशन ले चुका है। दुनिया पूछ रही है, क्या कयामत की घड़ी आ चुकी है? क्या ऑपरेशन मिडनाइट हैमर 2.0 शुरू होने वाला है? F-22 रैप्टर विमान नहीं, उड़ती हुई मौत है। स्टील्थ तकनीक का वो बादशाह जिसे रडार देख नहीं सकते और दुश्मन की मिसाइलें छू नहीं सकती।
F-22 रैप्टर का पूरा बेड़ा इजराइल में उतरना इस बात का ऐलान है कि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। अमेरिका ने अपनी सबसे कीमती सैन्य संपत्ति को रणभूमि में झोंक दिया है। जिस विमान की तकनीक को वाशिंगटन ने दुनिया से छिपा कर रखा, आज वो तेहरान की दहलीज पर खड़ा होकर दहाड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का लहजा अब चेतावनी से आगे बढ़कर अल्टीमेटम में तब्दील हो चुका है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि परमाणु समझौते की मेज आखिरी मौका है। मिडल ईस्ट में अमेरिका के 300 से ज्यादा लड़ाकू विमान गश्त कर रहे हैं। ये कोई रूटीन ड्रिल नहीं है, ये उस तूफान से पहले की शांति है जो ईरान के परमाणु ठिकानों को जमींदोज करने के लिए तैयार किया गया। रक्षा विशेषज्ञों के बीच एक ही कोड नेम गूंज रहा है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अटकलें हैं कि अगर वार्ता विफल हुई तो अमेरिका और इजराइल मिलकर एक साथ सर्जिकल स्ट्राइक का महाअभियान शुरू करेंगे। और जब पहला वार होगा तो F-22 रैप्टर ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को अंधा कर देंगे और दूसरा प्रहार होगा तो USS जेराल्ड फोर्ड से उड़े विमान और टॉम हॉक मिसाइलें परमाणु ठिकानों को निशाना बनाएंगी। फिर अगर तीसरा हमला हुआ तो 300 से ज्यादा विमान एक साथ आसमान से आग बरसाएंगे ताकि ईरान को संभलने का मौका ना मिले। सवाल उठता है कि जब बातचीत चल रही है तो इतना बड़ा सैन्य जमावड़ा क्यों है? दरअसल इसे मैक्सिमम प्रेशर की रणनीति कहा जाता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान जब बातचीत की मेज पर बैठे तो उसे अपनी गर्दन पर F-22 की तलवार महसूस हो। लेकिन याद रहे, ईरान भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसकी खैबर मिसाइलें और गुप्त बंकर इस मिडनाइट हैमर का जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। USS जेराल्ड आर फोर्ड की मौजूदगी और आसमान में रैप्टर की गूंज बता रही है कि अमेरिका प्लान बी पर काम करना शुरू कर चुका है। तो क्या ट्रंप वाकई मिडनाइट हैमर चलाएंगे या फिर ईरान को घुटने पर लाने का एक मनोवैज्ञानिक खेल है? दुनिया की सांसें थमी हुई है क्योंकि इस बार दांव पर सिर्फ एक समझौता नहीं है बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट का वजूद है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को हथियारों से भर दिया है। ईरान के सीने पर हथियार गरज रहे हैं। किन किन हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका यहां कर सकता है, आइए जल्दी से जानते हैं। 17 फरवरी के बाद से ही अमेरिका ने 150 से ज्यादा फाइटर जेट शिफ्ट किए हैं। मौजूदा तैनाती 1991 और 2003 की इराक जंग से भी बड़ी है। मिडिल ईस्ट में मल्टी डे एयर कैंपेन की तैयारी जैसी मूवमेंट है। तैनाती में F-22 का इस्तेमाल किया गया है, F-35 का, F-15 का, F-16 का और एयर रिफ्यूलिंग जेट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। यानी एक तरफ मेज पर शांति की बात और दूसरी तरफ समंदर में विनाशकारी हथियारों की दहाड़। जिनेवा में ओमान की मध्यस्थता के बीच अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने हैं। लेकिन इस कूटनीति के पीछे अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा मोहरा चल दिया है। दुनिया का सबसे विशाल, सबसे घातक और सबसे आधुनिक विमानवाहक पोत USS जेराल्ड आर फोर्ड क्रेट के तट से रवाना हो चुका है। क्या ये सिर्फ रूटीन मूवमेंट है या तेहरान के लिए आखिरी अल्टीमेटम? समंदर के सीने पर तैरता ये लोहे का पहाड़ कोई साधारण जहाज नहीं है। ये अमेरिका की वो मुट्ठी है जो किसी भी देश के भूगोल को पलक झपकते ही बदल सकती है। जब जिनेवा में परमाणु वार्ता की मेज सज रही थी, ठीक उसी वक्त ग्रीस के सौडा बे से USS जेराल्ड आर फोर्ड ने लंगर उठा लिया। ये रवानगी इत्तेफाक नहीं बल्कि अमेरिका की सोची समझी चाल है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ संदेश दिया कि या तो समझौता करो या फिर अंजाम भुगतने को तैयार रहो। फिलहाल मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। इतिहास में ऐसा बहुत कम है जब अमेरिका दो सुपर कैरियर्स एक साथ एक ही क्षेत्र में गश्त कर रहे हो। एक तरफ USS अब्राहम लिंकन
पहले से तैनात है और अब फोर्ड की रवानगी ने ताकत को 2 गुना कर दिया है। इसके साथ है 9 विध्वंसक और 3 युद्धपोत। ये घेराबंदी परमाणु वार्ता के बीच ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति है। ओमान की मध्यस्थता का तीसरा दौर चल रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान बार बार दोहरा रहे हैं कि उनका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और खामनेई का फतवा उनके लिए कानून है। लेकिन पश्चिमी देशों को इस शांति के पीछे हथियार की बू आती है। अमेरिका का शक गहरा है और इसी शक को यकीन में बदलने के लिए ट्रंप ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। याद रहे, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने पिछले साल सीधे हमले के आदेश दे दिए थे। एथेंस में अमेरिकी दूतावास इस रवानगी पर चुप्पी साधे है, लेकिन समंदर की लहरें सब कुछ बयां कर रही हैं। 1 लाख टन का ये युद्धपोत अपने साथ 75 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हजारों सैनिकों का लश्कर लेकर चलता है। ये ईरान के किसी भी शहर को खंडहर बनाने के लिए काफी है। यानी कि शक्ति प्रदर्शन की इस जंग में ईरान भी पीछे नहीं है। एक तरफ खैबर मिसाइल का परीक्षण, दूसरी तरफ बातचीत का रास्ता। लेकिन सवाल है कि क्या अमेरिका वाकई हमला करना चाहता है या फिर ये सिर्फ गनबोट डिप्लोमेसी है, यानी बातचीत के दौरान अपनी शर्तें मनवाने के लिए बंदूक दिखाकर डराना। लेकिन ईरान जैसे मुल्क के साथ ये जुआ खतरनाक साबित हो सकता है। इस जंग के बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने वार्निंग दी है, अमेरिका हमला करता है तो क्षेत्र में विनाश होगा, सर्वनाश होगा। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को राख कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। किसी के लिए जीत की स्थिति नहीं होगी। अब्बास अरागची ने साफ साफ मैसेज दिया है अमेरिका को कि अमेरिका अगर हमला करता है ईरान पर तो फिर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को राख कर दिया जाएगा और इजराइल को भी इसका अंजाम भुगतना होगा। यहां तक कि अमेरिका का कोई भी अलाई इस क्षेत्र में, यानी कि अमेरिका का कोई भी दोस्त इस क्षेत्र में सुरक्षित नहीं होगा। पाकिस्तान भी इस इलाके में सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का नॉन नेटो अलाई माना जाता है, शागिर्द दोस्त माना जाता है। एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका से हथियारों की नई खेप इसलिए रवाना कर दी गई है। अमेरिका से हथियारों की नई खेप भेजी गई है मिडिल ईस्ट में। यूरोपीय एयर स्पेस से गुजर रहे सैन्य विमान C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए यहां पर हथियारों की नई खेप पहुंचाई जा रही है। कहते हैं इस हथियारों की नई खेप में मिसाइल है और ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं, जिससे कि ईरान के मिसाइलों और ईरान की ड्रोन्स कैपेबिलिटी का मुकाबला किया जा सके। यानी मैसेज साफ तौर पर दिया जा रहा है। दोनों तरफ से हथियार लहराए जा रहे हैं और टकराव की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। यानी अगर अमेरिका हथियार का जमावड़ा लगा रहा है तो खामनेई भी हुंकार भर रहे हैं। दोनों दो हाथ को तैयार है। खामनेई की सेना कैसे एक्टिव हो रही है? ईरान के 6 लाख एक्टिव सैनिक जंग के लिए हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। ईरान के 3,50,000 रिजर्व सैनिकों को भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। 2,20,000 पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी जंग की तैयारी में जुटे हुए हैं। इधर आमिर हतामी ने भी चेतावनी दी है। ईरान के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने साफ तौर पर अमेरिका को धमकी दी है और अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान को हराने का सपना देखना बंद कर दे दुश्मन। जंग हुई तो दुश्मनों का सर्वनाश लगभग तय है, हार तय है। दुश्मन के अजय होने का दावा बिल्कुल झूठा है। तो क्या इंसानी जंग मिडिल ईस्ट में अब कयामत की तारीख लिखने वाली? और क्या इंसानी पायलटों के दिन लदने वाले हैं? क्योंकि भविष्य में आसमान में खून और पसीना नहीं बल्कि कोड और एल्गोरिदम से जंग लड़े जाएंगे। और भविष्य में ही क्यों, इसकी शुरुआत तो हो चुकी है। हमने रूस यूक्रेन वॉर में देखा है किस तरह से जंगी ड्रोन्स का, आत्मघाती कामिकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। और इसलिए खबर यह है कि अमेरिका ने रक्षा जगत में वो धमाका कर दिया है जिसकी गूंज पेरिस से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। एंड्यूरिल इंडस्ट्री का YFQ-44A फ्यूरी तैयार है। यह सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, यह दुनिया का पहला AI कातिल लड़ाकू विमान है जो खुद तय करेगा किसे जिंदा छोड़ना है और किसे मिट्टी में मिला देना है।
अक्टूबर 2025 में इसने पहली बार हवा को चीरा था और फरवरी 2026 आते आते इसने अपने आंखों के नीचे मौत का सामान यानी मिसाइलें लाद ली है। ये है YFQ-44A फ्यूरी। पहली नजर में एक खिलौना लग सकता है, लेकिन इसके भीतर छिपा है दुनिया का सबसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिमाग। ये अमेरिका के कोलैबोरेटिव कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का वो योद्धा है जिसे अब ड्रोन नहीं बल्कि फाइटर का दर्जा मिला है। अब सवाल है कि राफेल और F-35 को खतरा क्यों है? जवाब है पैसा और रिस्क। एक F-35 को बनाने में अरबों डॉलर लगते हैं और एक पायलट को तैयार करने में सालों की मेहनत। लेकिन फ्यूरी सस्ता है, एट्रीटेबल है, यानी अगर जंग में दुश्मन की मिसाइल का शिकार हो भी जाए तो अमेरिका को गम नहीं होगा। ये एक लॉयल विंगमैन है जो F-35 के आगे ढाल बनकर उड़ेगा, खुद गोलियां खाएगा, लेकिन अपने महंगे साथी को खरोंच तक नहीं आने देगा। फ्यूरी की 3 सबसे घातक खूबियों की चर्चा आम है। पहला, AI का कातिल दिमाग। इसमें कोई कॉकपिट नहीं, कोई पायलट नहीं। इसका AI सिस्टम पलक झपकते ही दुश्मन के रडार को लॉक करता है। ये सेमी ऑटोनॉमस है, यानी कमांड इंसान देगा लेकिन शिकार खुद करेगा। दूसरा, भारी भरकम हथियारों का बोझ। 500 किलोग्राम तक के सेंसर और मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। हालिया टेस्ट में इसने हवा से हवा में मार करने वाली घातक मिसाइलों को ठोकर साबित कर दिया कि ये सिर्फ रेकी नहीं करेगा बल्कि दुश्मन के विमानों के टुकड़े टुकड़े कर देगा। तीसरा, सस्ता और सटीक। लॉकहीड मार्टिन और डसाल्ट जैसी कंपनियां सालों लगाती है एक विमान बनाने में, लेकिन एंडुरिल ने इसे सॉफ्टवेयर की रफ्तार से तैयार किया है। अमेरिका अब सैकड़ों की तादाद में फ्यूरी विमानों को आसमान में उतारकर दुश्मनों को संख्या बल से ही कुचलने की तैयारी में है। लेकिन क्या ये फैसला सही है? एक मशीन को हक देना कि वो खुद हमले का फैसला करे, मानवता के लिए कितना सुरक्षित है? AI का फ्यूरी अगर कल को बेकाबू हो गया तो क्या होगा? अमेरिका अपनी सैन्य श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए हर दांव खेल रहा है और फ्यूरी उसका सबसे बड़ा जुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।